हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्साफ। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के बारे में और देखेंगे कैसे कुछ की पैरामीटर्स रहते हैं जिसको यूज़ करके मैं देख सकता हूं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देते हैं और उस परफॉर्मेंस के तहत मैं चुनूंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड मुझे लेने चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं कि अपने जो मेरा पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो मैं कैसे उसको बैलेंस कर सकता हूं, कैसे उसमें से मैं कुछ फंड्स को मैं हटा के मैं दूसरे फंड्स ला सकता हूं ताकि जो मेरा फाइनेंशियल गोल्स है वो एक स्टेबुलेटेड टाइम में अचीव हो सके। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को कैसे मैं वहाँ पर एनालाइज करूँगा और कैसे एक इन्फॉर्म डिसीजन में ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए पहले म्यूचुअल फंड्स आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न को समझूंगा। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जिसके तहत मैं एनालाइज करूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पहले टोटल रिटर्न्स को देखूंगा कि ओवरऑल रिटर्न फ्रॉम द फंड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड को देखा कि इसने 3-4 साल या 5 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो पहले मैं रिटर्न्स के हिसाब से देखूंगा। पहले मैं चेक करूंगा कि ये रिटर्न्स कैसा है स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पर, और मैं ये भी देखूंगा कि कौन सी कैटेगरी का फंड है। ठीक है, सेम कैटेगरी का फंड है तो सेम कैटेगरी के हिसाब से मैं चेक करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप्स होते हैं, मल्टी कैप होते हैं। तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये जो कैटेगरी है इसके तहत ये जो म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं इनका रिटर्न कैसे है, तो मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरे लिए बढ़िया कौन सा है और कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं एक एनुअलाइज रिटर्न देखूंगा इसमें। ठीक है, कि एवरेज ईयरली रिटर्न ओवर द टाइम कैसा है। टोटल रिटर्न तो मुझे समझ में आता है कि वो कंपाउंड होकर इतना रिटर्न दे रहा है, लेकिन एनुअल रिटर्न देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और उस एनुअल रिटर्न में मैं ये देखूंगा कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि कोई म्यूचुअल फंड आपको 12% रिटर्न दे रहा है, फिर वो अगले साल वहाँ से गिरकर वो 10% पे आ रहा है, फिर 14% आ रहा है, फिर गिर के वो 8% पे आ रहा है। तो ऐसा परसेंटेज में बहुत डिफरेंसेस आता है, तो वो कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, भले ही ओवरऑल रिटर्न उसका अच्छा हो लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे रहा है, तो थोड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि मार्जिनल डिफरेंसेस ठीक है, बहुत बड़ा गैप रहता है तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखना है। ठीक है, रिटर्न रिलेटेड टू द रिस्क टेकन। अभी वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड में देखो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो कैसे रिस्क लेकर उसको फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके का रिस्क होता है, तो रिस्क को एडजस्ट करके जो रिटर्न्स आ रहा है हम उसको भी एक पैरामीटर मानते हैं और उसके तहत हम ये फाइनलाइज करते हैं कि इसका रिटर्न अच्छा है या नहीं है, जिसके मुताबिक मुझे उसको फंड को लेना चाहिए कि नहीं ले जाए, ये डिसीजन मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के बिहार पे आप देखोगे कि वो आने वाले टाइम पे और कितना अच्छा ये एडजस्टमेंट हो सकता है ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस को नापते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर हम चेक करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला मैं देखूंगा जो शार्पेज रेशियो होता है जो मेजर करता है परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द रिस्क। ठीक है, अभी इसके पहले जो मैंने कहा कि कितना रिस्क होता है और उसके हिसाब से कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो वो आप इस रेशियो के तहत आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अल्फा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है फंड्स एक्सेस रिटर्न ओवर ए बेंचमार्क। ठीक है, हर कोई फंड देखिए एक बेंचमार्क को लोग रखते हैं। ठीक है, जैसे कई इंडेक्स फंड आप देखोगे वो बेंचमार्क किसको रखते हैं, इंडेक्स को रखते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500। ठीक है, ये एक बेंचमार्क होता है कि इस तहत मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इसके तहत मुझे इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए या इतना रिटर्न मैं पा सकता हूँ। ठीक है, वो एक बेंचमार्क रखते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा इंडिकेटर है वो क्या इंडिकेट करता है कि फंड एक बेंचमार्क को कैसे ब्रीच कर रहा है। देखिए निफ्टी को अगर मैं कहूँ निफ्टी 50 जैसा रहता है, वो ऑन एन ईयरली आपको 12-13% रिटर्न देता है। तो यहाँ पर जो अल्फा इंडिकेटर है वो आपको हेल्प करता है ये जानने में कि परफॉर्मेंस जो है वो जो ये बेंचमार्क 12-13% रखा है इसको ब्रीच किया है कि नहीं। ठीक है, अगर इसको ब्रीच किया है तो मतलब वो फंड और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो वो एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है बाकी सब इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीटा। ठीक है, बीटा मेजर्स द फंड्स वोलेटिलिटी कंपेयर टू द मार्केट। ठीक है, अभी कई पोर्टफोलियो आप देख लीजिए उसकी बीटा वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि बीटा वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी को लेकर रिस्क मैनेज किया जाता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा फंड्स होता है जो फंड मैनेजर जो फंड्स को मैनेज करते हैं
वो पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके तहत आप देखोगे वो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स लेकर वहाँ पर डेल्टा हेजिंग करते हैं, ठीक है। तो बीटा कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीटा 1 रहता है तो भी तो बीटा 1 रहता है या बीटा 2 रहता है, ठीक है। कई लोगों का पोर्टफोलियो का बीटा 2 रहता है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस तो आपको अच्छा मिल जाएगा। सेम वेज में अगर जो मार्केट डाउनग्रेड होता है तो वहाँ पर लॉसेस भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि बीटा के तहत वो कैसा रिस्क मैनेज कर रहा है। तो बीटा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीटा अगर किसी फंड्स का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वोलेटिलिटी भी अच्छी रहेगी, और ये भी कह सकते हैं कि वो मार्केट के मोमेंटम के साथ हमें एक अच्छा रिटर्न भी दे सकने की संभावना रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ठीक है। तो बेंचमार्क कंपैरिजन, ठीक है। बहुत सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका बेंचमार्क कंपैरिजन किया जाता है कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस को किससे बेंचमार्क किया हुआ है कि इतना मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। तो आपको ये बेंचमार्क कंपैरिजन देखना जरूरी है। कई लोग देखिए वो 12-13% को टारगेट रखते हैं कि इनका बेंचमार्क है, कई लोग 13-14% को देखते हैं, और उसके हिसाब से वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर लेवल को टच कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो बेंचमार्क है वहाँ पर पहुँच भी पा रहे हैं कि नहीं। तो बेंचमार्क कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका पीयर कंपैरिजन, तो इवैल्यूएट अगेंस्ट सिमिलर फंड्स, ठीक है। सिमिलर फंड्स होते हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे कि मुझे फ्लेक्सी कैप फंड्स चाहिए तो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप मिलेंगे। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं बोलेंगे कि मल्टी कैप फंड्स मुझे चाहिए तो बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी इनके बीच में अगर आपको एनालाइज करना पड़ता है तो पूरा कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। अभी कंपैरिजन के लिए मैं सारी चीज़ चेक करूंगा। इसके पहले जो मैंने सारी चीज़ वहाँ पर आपको बताई, ठीक है, कि इंडिकेटर्स को देखूंगा, मैं फाइनेंस को देखूंगा, मैं रिटर्न्स को देखूंगा, एनुअल रिटर्न्स देखूंगा और एग्रीगेट रिटर्न देखूंगा। ये सारी चीज़ें आपको हर एक फंड्स में कंपेयर करनी पड़ती है, तब जाके आप उसमें से कोई एक बेहतर फंड चुन सकोगे, ठीक है। फिर आता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पास्ट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड है उसको भी चेक करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा कुछ कहता है। कई बार आप देखोगे कि जो हिस्टोरिकल डेटा बहुत बेकार होता है लेकिन आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, कई बार हिस्टोरिकल डेटा बहुत अच्छा होता है तो उसका आगे अच्छा परफॉर्मेंस देने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिमिलर माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग रिस्क बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हिस्टोरिकल डेटा मुझे बहुत कुछ कहता है, तो हिस्टोरिकल डेटा के साथ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं एनालाइजिंग फंड होल्डिंग, ठीक है। तो मुझे उसमें ये देखना है सेक्टर एलोकेशन, ठीक है। सेक्टर एलोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक सेक्टर हर एक सीजन में परफॉर्म नहीं करता है या हर एक साल में परफॉर्म नहीं करता है। तो सेक्टर एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेक्टर आप देखोगे उनकी ग्रोथ करने की क्षमता अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से सेक्टर में कितना फंड्स एलोकेट किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनका एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा है सेक्टर वाइज, ठीक है। फिर आता है आपका टॉप होल्डिंग, ठीक है। तो हमें रिव्यू करना है मेजर इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो, टॉप होल्डिंग्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्नओवर रेट, ठीक है, इंडिकेट्स हाउ फ्रीक्वेंटली एसेट आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। ये भी फ्रीक्वेंसी को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप देखोगे जो एसेट है उसको बाय किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे देखते हैं मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। सो मुझे अगर मैं किसी भी फंड्स को ले रहा हूँ तो सबसे पहला मेरा जानना ये जरूरी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उसको ये अलाइन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मार्केट कंडीशन जानना बहुत जरूरी है कि करंट मार्केट कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, ताकि उसके तहत मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूं। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार ये अवेलेबल होती है कि स्ट्रेटेजिकली वो क्या करते हैं, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं, किस तरीके से वो रिस्क को मैनेज करते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आखिरी मैं कहूँगा स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रेंड्स। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स चलते हैं, अच्छा भले वो स्पेसिफिक कंट्री का हो, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। खैर जिस कंट्री में हम हैं तो उस कंट्री का जानना तो ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो सारी चीज़ें होती है वो ग्लोबलाइज्ड है, ठीक है, लिंक्ड है। तो हर एक कंट्री का मैं ये कहूँगा कि जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है वो ट्रेंड जो भी चेंजेस हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कंक्लूजन ये है कि हमें अपने फंड परफॉर्मेंस को रेगुलरली एनालाइज करना चाहिए ताकि एक बेटर आउटकम मिल सके। हमें मैट्रिक्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस बना सकें, और हम देखेंगे कि
एक डिसीजन बना सके, ताकि हम थॉरो रिसर्च एनालिसिस करने के बाद मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो थॉरो रिसर्च एनालिसिस करिए ताकि आपको एक अच्छा डिसीजन बनाने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये था सेशन म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे हम किसी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।